बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, लास्ट क्लास में हमने मास कंक्रीट के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज़ मास कंक्रीट। सही है, इसकी डिफिनीशन पढ़ी थी। फिर हमने मास कंक्रीट की जो कुछ एप्लीकेशन भी पढ़ी थी कि मतलब हम कहाँ कहाँ पर मास कंक्रीट करते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल कुछ वही हर उस कंक्रीट फॉर एग्जांपल कुछ अकॉर्डिंग टू सम एजेंसी हमने उस कंक्रीट को मास कंक्रीट का नाम दिया था, जिसके डायमेंशन 3 फीट से ज़्यादा थे। उसकी लेंथ वेथ एंड हाइट जो डिप्थ वगैरह थी वो 3 3 फीट से यानी 1 मीटर से उसकी डायमेंशन ज़्यादा बन रही थी। सही है। या ज़्यादातर जो हम डैम्स वगैरह बनाते हैं या पियर्स वगैरह, सही, रिजर्वायर्स वगैरह, ठीक है, रिटेनिंग वाल्स, ठीक है, तो या इस बड़े बड़े फाउंडेशन होते हैं, कॉलम्स होते हैं, सही, हाई प्राइस बिल्डिंग में, ठीक है, तो वहाँ पर जो है मास कंक्रीट हम करते हैं। मास कंक्रीट की हमने कुछ कुछ जो मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो काफ़ी ज़्यादा जो डेंजरस बन रहे थे। फॉर एग्जांपल वहाँ पर जो है थर्मल क्रैकिंग का ज़्यादा जो है इशू बनता है। सही है, थर्मल क्रैकिंग का ज़्यादा इशू बनता है क्योंकि सीमेंट कंक्रीट में सीमेंट मौजूद होता है। सीमेंट के साथ जब पानी हम ऐड करते हैं तो हाइड्रेशन प्रोसेस होती है, ठीक है, और वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसके जरिए बहुत काफ़ी ज़्यादा हीट जो है वो जनरेट होती है, टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाती है उस जगह, ठीक है। तो क्या हो जाता है कि कंक्रीट के दरमियान में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और आउटर सरफेस क्योंकि वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के साथ इन कांटेक्ट में है तो वहाँ टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस होता है, वो कूल होता है, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली कांटेक्ट होता है एटमॉस्फेयर के साथ। लेकिन जो दरमियान में कंक्रीट है वहाँ टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो क्या होता है कि बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज इन द टेम्परेचर वहाँ पर एक्सपेंशन होती है, वॉल्यूम में इंक्रीज आ जाता है दरमियान में, और बाहर की तरफ जो है वो वहाँ से पानी भी ऑपरेट हो जाता है, और दूसरा ये है कि वो कूल भी हो जाता है, तो वो बाहर के सरफेस जो है कंक्रीट के वो श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डिफरेंसेस जो है बन जाती है, डिफरेंशियल स्ट्रेसेस बन जाती है, क्योंकि दरमियान में से एक्सपेंशन होती है, बाहर की तरफ कंट्रैक्शन होती है, ठीक है। तो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन की वजह से जो है डिफरेंस आ जाता है स्ट्रेसेस में थ्रू आउट द सेक्शन ऑफ द कंक्रीट, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंस इन द स्ट्रेसेस क्या होता है कि क्रैक प्रोड्यूस हो जाते हैं कंक्रीट के सरफेस में, ठीक है। और कंक्रीट एक बार जो है क्रैक हो जाए तो फिर वो मतलब टेंसाइल लोड तो वो बिल्कुल नहीं ले सकता, और बाकी इसके डिसएडवांटेजेस ये भी है कि अगर इसमें रिइंफोर्समेंट मौजूद है तो इस क्रैक्स के जरिए जो है वेपर या कुछ गैसेस वगैरह जो है वो आपके रिइंफोर्समेंट तक पहुंचेगा, और फिर रिइंफोर्समेंट की जो है रस्टिंग वगैरह वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हम ये कभी भी नहीं चाहते कि हमारे कंक्रीट में क्रैक्स प्रोड्यूस हो जाए। दूसरा, जिस तरह यहाँ पर हमने बताया था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो कंक्रीट मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर आप उसकी स्टडी करेंगे तो उसकी दीवारें हम काफ़ी ज़्यादा थिक बनाते हैं। वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि वहाँ से कुछ न्यूक्लियर रेजेस वगैरह बाहर की तरफ ना आए, सही है। अगर न्यूक्लियर रेजेस हम बाहर की तरफ नहीं, या फॉर एग्जाम्पल आपने एक्स रेज वगैरह देखे होंगे, एक्स रेज वगैरह जहाँ पर हम करते हैं तो वो भी हम मतलब ऐसी उसकी दीवारें इस तरह जो है प्रोटेक्ट करते हैं ताकि उससे रेस पास ना हो जाए, क्योंकि ये ज़्यादा जो है हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसानदेह है, ठीक है। तो वहां पर भी अगर फॉर एग्जांपल आप मास कंक्रीट करते हैं और आपके कंक्रीट में क्रैक्स प्रोड्यूस हो गए तो फिर इन्हीं क्रैक्स के जरिए वो रेज जो है बाहर एनवायरनमेंट की तरफ आएंगे फिर, ठीक है। तो हमें फिर इनको जो है कंट्रोल करना है, ठीक है, टेम्परेचर को कंट्रोल करना, क्योंकि क्रैक्स को कंट्रोल करने के लिए जो है हम अल्टीमेटली क्या कंट्रोल करेंगे, टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे। अगर टेम्परेचर कंट्रोल हो गया तो ये क्रैक्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो डिफरेंस इन द स्ट्रेसेस है, एक्सपेंशन जो है दरमियान में होती है, बाहर कंट्रैक्शन होती है, एक बाहर मतलब जहाँ पर एक्सपेंशन होती है और बाहर की तरफ जो है कंट्रैक्शन होती है, तो वहाँ पर डिफरेंट स्ट्रेसेस आ जाते हैं। यहाँ एक जगह पर जो है कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ जाते हैं, दूसरे पर टेंसाइल स्ट्रेसेस आ जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंसेस इन द स्ट्रेसेस जो है क्या होता है, टेंसाइल टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया है कि मतलब दरमियान की जो कोर की टेम्परेचर है और बाकी
ऊपर बाहर की सरफेस पे जो टेम्परेचर है, इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 36 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी हमने अगर 36 डिग्री फ़ारेनहाइट से आपका टेम्परेचर में जो है डिफरेंस होता है ज़्यादा, इससे ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, तो इट्स मीन कि फिर थर्मल क्रिक्स जो है प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, व्हेन डायमेंशन आर ग्रेटर देन 1 मीटर और 3 फीट, टेम्परेचर राइज शुड बी कंसिडर्ड। और अब हम इस टेम्परेचर को कंट्रोल किस तरह करते हैं, तो हमने कुछ मेथड पढ़े थे कि जिसमें एक है लो हीट मटेरियल सीमन रिप्लेसमेंट। लो हीट मटेरियल सीमन रिप्लेसमेंट क्या चीज़ है कि हम सीमन को कुछ सप्लीमेंट्री सीमेंटिशियस मटेरियल से वो क्या कर देते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं। हमारे पास ऐसे मटेरियल मौजूद है जैसा जैसा कि फॉर एग्जांपल कुछ इंडस्ट्रीज के वेस्ट प्रोडक्ट इस तरह होते हैं कि मतलब जिसमें सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है जब वो हम सीमेंट के साथ ऐड करते हैं और जब वो पानी के साथ कांटेक्ट में आता है। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल जो फॉर एग्जाम्पल फ्लाई ऐश है, सिलिका फ्यूम है, बगास ऐश है, मुख्तलिफ किस्म के ऐसे मटेरियल मौजूद है जिसमें सीमेंटिशियस प्रॉपर्टी होती है, तो वो सीमेंट को हम रिप्लेस करते हैं। टोटली रिप्लेस नहीं करते, कुछ 5%, 10%, 20%, 30% हम उनको देखेंगे कौन सा मटेरियल कितना रिप्लेस कर सकता है। हम उस पर जो है लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे, परफॉर्म करेंगे और उनको देखेंगे कि मतलब ये कितनी जो है स्ट्रेंथ में इम्प्रूवमेंट लाती है और या ड्यूरेबिलिटी में कितनी इम्प्रूवमेंट लाती है। सही, वो सारी चीज़ें हम जो है उनको उनको पहले टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम वो जो है सजेस्ट करेंगे। ठीक है ना, तो कुछ ऐसे मटेरियल मौजूद होते हैं जो सीमेंट को हम उसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। वो अब सीमेंट से मतलब जो है सीमेंट के साथ जब पानी ऐड करते हैं तो हाइड्रेशन होती है और उनके साथ फिर हाइड्रेशन नहीं होगी। हाइड्रेशन नहीं होगी तो हीट जनरेट नहीं होगा, हीट जो प्रोड्यूस नहीं होगा तो फिर ये थर्मल स्ट्रेसेस भी प्रोड्यूस नहीं होंगे। सही है। अच्छा, जिस जगह पे हमने कंक्रीटिंग करनी है उस जगह को हमने पहले से फॉर एग्जाम्पल प्री कूलिंग ऑफ कंक्रीट, यानी कंक्रीट को पहले से हम कूल करते हैं। अब कंक्रीट को पहले से हम कूल किस तरह करेंगे, फॉर एग्जाम्पल शेडिंग या मिक्स वाटर विद लो टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल ऐसे वाटर हम अब कंक्रीट में ऐड करेंगे जिसकी टेम्परेचर कम हो। ठीक है, अब जिसकी टेम्परेचर कम हो, जब सीमेंट के साथ हाइड्रेशन होती है तो हाइड्रेशन की वजह से हीट जनरेट होगा और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। लेकिन वो टेम्परेचर मतलब कितना इंक्रीज होगा, पहले आपके जो ठंडा पानी है वो जो कूल पानी है उसको पहले हीट अप करेगा ना, उसके बाद जो है मतलब एक्सपेंशन वगैरह खास करेगा। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि ऐसे वाटर हम ऐड करें जिसकी टेम्परेचर कम हो, या लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन जो है ये भी मतलब आपके कंक्रीट को कूल रख सकती है। ठीक है, पोस्ट कूलिंग जब आप कंक्रीट कर लेते हैं फिर उसके बाद इसको कूल रखने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जाम्पल कूलिंग पाइप्स हम इसमें मतलब पाइपिंग का एक फिनोमेना जो है या पाइपिंग की जो है एक नेटवर्क हम उसमें से गुजारते हैं और उनमें से जो है पानी पास करते हैं। फिर तो उन पानी के पास करने से क्या होता है कि वो कंक्रीट के जो सराउंडिंग कंक्रीट है उसको वो अपने साथ कूल करती है। फिर या सरफेस इंसुलेशन करते हैं, जिस तरह आमतौर पर हम केयरिंग करते हैं ना, इस पर मतलब जो आमतौर पर हम कंक्रीट के ऊपर कुछ चादर वगैरह, कुछ बोरी वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ें डाल देते हैं, फिर उस पर पानी पर उस पर वो शावर करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपका कंक्रीट का जो है वो इंसुलेशन हो जाती है। फिर या मतलब इंसुलेशन मीन्स कि आपने इसको डायरेक्ट हीट से बचाना है। तो ये इंसुलेटेड फार्म वर्क, इंसुलेटेड फार्म वर्क ऐसे फार्म वर्क जो पानी आपके कंक्रीट से पानी जो है अब्जॉर्ब ना करे, बल्कि पानी जो है कंक्रीट के लिए छोड़े ताकि कंक्रीट आपका कूल रहे। टाइप ऑफ एग्रीगेट भी कुछ ऐसे एग्रीगेट हम यूज करेंगे जो जिसकी थर्मल एक्सपेंशन कम हो, यानी वो हीट के साथ जो है एक्सपेंड एंड कंट्रैक्ट ना हो। ठीक है। अच्छा जी, फिर हम बात कर रहे थे प्रीकास्ट एंड कास्ट इनसाइड टू कंक्रीट की। प्रीकास्ट कंक्रीट क्या चीज़ है और inside to concrete क्या चीज़ है। सही है, inside to concrete construction, in situ refers to the construction which is carried out at the building site using raw material। आमतौर पर जो हम कंक्रीटिंग करते हैं साइट पर, जहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल जो चीज़ बनानी है उसी जगह पर हम सीमेंट सैंड क्रश और जो है वाटर वगैरह ऐड करते हैं और फिर उसको मिक्स करते हैं कंक्रीट बनाते हैं। ये
ये जो है ये कास्ट इनसाइड कंक्रीट है, ये ऑन द साइट ऑफ द कंस्ट्रक्शन हम करते हैं। ठीक है, जो जो बिल्डिंग साइट होती है उसी जगह पर हम कंक्रीटिंग करते हैं, इसको कहते हैं इनसाइड कंक्रीट। प्रीकास्ट जो पहले से हम किसी इंडस्ट्री में बनाते हैं, ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल जो हमारे पास जो प्रीकास्ट स्लैब्स होते हैं, बीम्स होते हैं, कॉलम्स मौजूद होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, जो इंडस्ट्रीज में पहले से बने होते हैं, और हम उसको लाते हैं और सिर्फ इंस्टॉल करते हैं फिर। ठीक है ना। तो बिल्डिंग कंपोनेंट्स आर मेड इन अ फैक्ट्री एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू द बिल्डिंग साइट फॉर असेंबली। सही है, यानी इसका काम फॉर एग्जांपल पहले से बना होता है, पहले से फैक्ट्री में जो है हम इसको बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, और फिर सिर्फ ट्रांसपोर्ट करके इंस्टॉल पर्पस के लिए हम इसको बिल्डिंग साइट पर लाते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के बीम्स जो पड़े होते हैं या स्लैब्स होते हैं, रिटेनिंग वॉल भी मौजूद होते हैं। सही है, ऐसे किस्म के वो पाइप्स वगैरह, जो हमारे पाइप्स के नेटवर्क वगैरह हम बना रहे हैं, तो पाइप्स भी जो है प्रीकास्ट होते हैं, पहले से बने होते हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ चीज़ें, यानी वो कंक्रीट जो पहले से हम फैक्ट्री में बनाते हैं उसको कहते हैं प्रीकास्ट कंक्रीट। फॉर एग्जांपल कंक्रीट स्लैब, बीम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। अच्छा जी, डिफरेंस बिटवीन द प्रीकास्ट एंड कास्ट इन साइटो, इनके दरमियान डिफरेंस क्या 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 डिफरेंस है इनके दरमियान। सही है, प्रीकास्ट यानी एलिमेंट्स आर मैन्युफैक्चर इन अ कंट्रोल्ड कास्टिंग एनवायरनमेंट एंड हैव इट इज इजियर टू कंट्रोल मैक्स। ठीक है, प्लेसमेंट एंड केयरिंग, यानी एलिमेंट आर मैन्युफैक्चर इन अ कंट्रोल कास्टिंग एनवायरनमेंट, यानी हम इस एनवायरनमेंट में इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं जो मतलब बिल्कुल फीजिबल हो हमारे कंक्रीट के लिए, यानी हमारे मिक्सिंग इजी हो, प्लेसमेंट इजी हो, केवरिंग इजी हो। ठीक है, हर चीज़ मतलब फैक्ट्री में होते हैं, तो फैक्ट्री में हम उसके लिए वो प्रॉपर एनवायरनमेंट बनाते हैं। ठीक है, कास्ट इन साइटों में क्या होता है कि कास्ट इन साइटों में हमारी मर्जी का एनवायरनमेंट नहीं होता। अब हम किस जगह पर कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसी जगह का जो एनवायरनमेंट है हमने वहाँ पर जो है अकॉर्डिंगली फिर कुछ प्रॉपर अरेंजमेंट करनी है। सही है, तो कास्ट एंड साइटों में जो एनवायरनमेंट है वो हमारी मर्जी का नहीं होता, लेकिन फैक्ट्री में हम या जो प्री कास्ट कंक्रीट है इसको हम अपनी मर्जी का बना सकते हैं, क्योंकि ये फैक्ट्री के अंदर हम करते हैं, तो फैक्ट्री हम अपनी मर्जी के थ्रू हम कर सकते हैं इसको। सही है। अच्छा, प्रिकास्ट की क्वालिटी कैन बी कंट्रोल्ड एंड मेंटेन इजीली, यानी प्रिकास्ट कंक्रीट की हम क्वालिटी मतलब जिस तरह हम चाहते हैं उसी तरह हम बना सकते हैं। कास्ट इनसाइड टू क्वालिटी कंट्रोल एंड मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट, वहाँ पर डिफिकल्ट होता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल हम अगर हार्ट एरिया में जो है कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो फिर वहाँ पर जो है एवापोरेशन की और पानी की जो है मतलब ये हीट की, थर्मल एक्सपेंशन की, ये मुख्तलिफ किस्म के जो है प्रॉब्लम जो है हमने फेस करने हैं। ठीक है, या अगर कूल एरिया में हम करेंगे तो फिर वहाँ पर जो है अकॉर्डिंगली कुछ प्रॉब्लम्स जो है रेज होंगे जिसको हमने फेस करना है। ठीक है, लेकिन जो प्रिकास्ट है यानी एक फैक्ट्री में है, तो वो हम अपनी मर्जी का जो है एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं उसका। ठीक है, डायरेक्ट हीट से हम बचा सकते हैं, डायरेक्ट जो है अदर जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स है उनसे हम उसको जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन साइट में हमारे मतलब अगर हमारा काम ज़्यादा है तो साइट में ये सारी चीज़ें जो है अरेंज करना और इसको कंक्रीट को प्रोटेक्ट करना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये प्रिकास्ट जो है लेस लेबरस आर रिक्वायर्ड, मतलब ये ज़्यादा मशीनरीज में इन्वॉल्व होती है और मोर लेबर आर रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें लेबर जो है ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। लेस स्किल लेबर्स आर रिक्वायर्ड और मोर स्किल लेबर्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि आप मतलब ऑलरेडी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मशीन हर चीज़ जो है एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ जो है हम करते हैं, तो वहाँ पर इतनी मतलब स्किल की ज़रूरत नहीं होती, और यहाँ पर ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है फिर, क्योंकि साइड पर आपने अगर बीम बनाना है, कॉलम बनाना है, उसकी अलाइनमेंट भी चेक करनी है, उसकी मतलब सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपर आपने रखनी है, रेनफोर्समेंट वगैरह सारी चीज़ें जो है मतलब उसका काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है उसका। Because construction is quick, it can be installed immediately and there is no waiting for it to gain strength. आमतौर पे जो हम कंक्रीट करते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल हमने स्लैब बना लिया, फ्लोरिंग कर दी, रूफिंग कर दी, या पेवमेंट कर दी, रिटेनिंग वॉल कंस्ट्रक्शन, कॉलम, बीम, कुछ भी कंस्ट्रक्ट करते हैं ना कंक्रीट से, तो हम क्या करते हैं उसका फॉर्म वर्क को मतलब उसको जो है सपोर्ट करने के लिए
हम शोरिंग करते हैं, फार्म वर्क बनाते हैं, ठीक है। तो शोरिंग या फार्म वर्क जो है फिर हम 28 डेज, 14 डेज, 21 डेज तक हम उसको जो है डिस्टर्ब नहीं करते। ना ही हम उस कंक्रीट पर लोड अप्लाई कर सकते हैं, ना ही हम उसको अपने यूज में ला सकते हैं, तब तक जब तक वो बिल्कुल फाइनल वो जो है उसकी सिटिंग और स्ट्रेंथ अचीव ना हो जाए। आमतौर पे हम 28 डेज का मतलब उसका इंतजार करते हैं, क्योंकि 28 डेज में तकरीबन ये 99% जो है स्ट्रेंथ, या 90%, 99% जो है स्ट्रेंथ गेन कर देती है फिर कंक्रीट, ठीक है ना। तो और प्रिकास्ट में क्या होता है, प्रिकास्ट में क्योंकि ये ऑलरेडी से बने होते हैं, उन्होंने प्रॉपर स्ट्रेंथ भी अचीव की होगी होती है, और प्रॉपर क्योरिंग भी, मतलब हमें क्योरिंग की जरूरत नहीं होती है, हमें स्ट्रेंथ गेन करने की वेट नहीं करना पड़ता है, बस हम डायरेक्ट इसको ला के जो है इंस्टॉल करते हैं और अगले ही लम्हे उसको अपने यूज में ला सकते हैं, ठीक है ना। सही है। तो दूसरा कंस्ट्रक्शन स्लो एंड गेनिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, ओके। इंक्रीज इन स्ट्रेंथ कैन बी अचीव बाय एक्सेलरेटेड केयरिंग। अच्छा, फैक्ट्रीज में हम एक्सेलरेटेड केयरिंग कर सकते हैं, सही है। एक्सेलरेटेड केयरिंग फॉर एग्जांपल हाई प्रेशर जो है या केयरिंग करते हैं हम, फॉर एग्जांपल ये मुख्तलिफ किस्म के ऐसे केयरिंग है जो फॉर एग्जांपल हमारा 28 डेज का स्ट्रेंथ जो है हम उसमें वन डे में जो है गेन कर सकते हैं, ठीक है। ये सिक्योरिंग हम कर सकते हैं फैक्ट्री में कि जो 28 डेज में स्ट्रेंथ हम अचीव करते हैं वो हम वन डे में फैक्ट्री में अचीव कर सकते हैं, ठीक है। हाई प्रेशर वेपर केवरिंग वगैरह जो है मुख्तलिफ किस्म, ये इस केवरिंग के जरिए हम 28 डेज का स्ट्रेंथ वन डे में जो है अचीव कर सकते हैं। इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, यहाँ पर जो है हमने मतलब काफ़ी फिर वेट करना पड़ता है हमें। इंक्रीज इन स्ट्रेंथ एट इनसाइड बाय एक्सेलरेटेड केवरिंग इज डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। अच्छा, एलिमेंट कैन बी कास्ट इन कंट्रोल कंडीशन, बिल्कुल हम अपनी मर्जी का, जिस तरह हमने बता दिया कि कास्टिंग क्या इन्वायरमेंट हम अपनी मर्जी का रख सकते हैं, जो कंडीशन हमारी हमें रिक्वायर होती है हम उसको फैक्ट्री में उसी तरह जो है रख सकते हैं, लेकिन साइड में ये सारी चीज़ें जो है मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर ओपन एनवायरनमेंट होती है। ओपन एनवायरनमेंट का कुछ पता नहीं, मतलब कभी गर्मी होगी, कभी सर्दी होगी, कभी बारिश होगी, कभी मुख्तलिफ हवाएं चलेगी, हवा के जरिए भी जो है मतलब वहाँ से पानी जो है वो ऑपरेट होगा, मुख्तलिफ किस्म के जो है प्रॉब्लम्स हमने फेस करने पड़ते हैं ओपन एनवायरनमेंट में। ऑन साइट स्ट्रेंथ टेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, सही है। ऑन साइट स्ट्रेंथ टेस्ट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पर जो है ये कंट्रोल कंडीशन में हम इसको कास्ट करते हैं, तो मतलब इसकी स्ट्रेंथ वगैरह, अच्छा, स्ट्रेंथ वगैरह हर चीज़ जो है फैक्ट्री में टेस्ट हो चुकी होती है। फैक्ट्री में हमें बता दिया जाता है कि फिला कंक्रीट की इतनी स्ट्रेंथ है, ठीक है। वहाँ पर मतलब उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के बीम्स भी बनाए होते हैं, कॉलम्स बनाए होते हैं, और उनकी कैपेसिटी भी उन्होंने शो की होती है कि इसकी इतनी कैपेसिटी है, इतना लोड बर्दाश्त कर सकती है, इतना लोड ले सकती है, सही है। वो तो हमें मतलब हमें टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री वाले जो है उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। लेकिन साइड पे जो हम करते हैं ना, तो हमने उसको प्रॉपर टेस्ट करना है, क्या है हमने जो काम किया इसकी इतनी स्ट्रेंथ भी है कि नहीं, जिस जिस जो स्ट्रेंथ हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो हमने दो किस्म के कंक्रीट, मास कंक्रीट और प्रीकास्ट एंड कास्ट साइज कंक्रीट के बारे में काफी कुछ पढ़ा। अब हम एक न्यू कंक्रीट की, एक न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ आते हैं जिसका नाम है प्री स्ट्रेस कंक्रीट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट, ठीक है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट में क्या होता है भाई, ठीक है। आमतौर पे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम को अगर आप देखें, तो ये एक बीम पड़ा है, फॉर एग्जांपल बीम की हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल बीम है, ठीक है। ऊपर की तरफ से जो है हमने लोड अप्लाई कर दिया, ऊपर की तरफ से लोड अप्लाई हुआ, तो क्या होगा, बीम इस तरह बेंड होगा। ये बेंडिंग आपको नजर आती है। बीम जब बेंड होता है तो आपको नजर आएगा कि ऊपर का जो एरिया है वो कंप्रेस हो गया, शॉर्टन इन लेंथ हो गया। जो नीचे की तरफ जो एरिया है वो इनलार्ज हो गया, मतलब उसकी लेंथ ज्यादा हो गई, इंक्रीज हो गई, और वो टेंशन में आ गया, ठीक है। ऊपर की कंक्रीट कंप्रेशन में आ गई, नीचे की कंक्रीट टेंशन में आ गई। अब
हमें पता है कंक्रीट जो है गुड इन कंप्रेशन बट वीक इन टेंशन। कंक्रीट जो है कंप्रेशन कंप्रेसिव स्ट्रेसेस ले सकती है, कंप्रेसिव फोर्स काफी हद तक ले सकती है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेसेस ये नहीं ले सकती। कंक्रीट की अगर फॉर एग्जांपल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस है 3000 psi, 3000 psi अगर उसकी टेंसाइल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है तो उसका 10% जो है यानी 300 psi सिर्फ उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, यानी 10% या 10% से कम या थोड़ा सा 10% से ज्यादा जो है, यानी 7 से लेकर 15% तक जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का आप लेते हैं ना, तो वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। अब देखिए, अब डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर आपके कंक्रीट का है 3000 psi, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है? फॉर एग्जांपल 300 psi। 300 psi और 3000 में कितना डिफरेंस है? ठीक है, तो इट्स मीन के कंक्रीट जो है कंप्रेसिव फोर्सेस काफी हद तक ले सकती है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेसेस नहीं ले सकती। जैसे ही इस पर टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगे, टेंसाइल फोर्स आएगा, तो क्या होगा? कंक्रीट में क्रैक्स आ जाएंगे, आपका कंक्रीट फेल हो जाएगा। ठीक है, अब कंक्रीट की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? आमतौर पर बीम में हम क्या करते हैं, स्लेब में हम क्या करते हैं? हम रेनफोर्समेंट डालते हैं। रेनफोर्समेंट का काम क्या होता है कि रेनफोर्समेंट जो है वो जितना भी टेंसाइल स्ट्रेसेस आते हैं कंक्रीट पे, यहाँ इस डायग्राम में देखिए नीचे टेंसाइल स्ट्रेस आ रही है, तो इन टेंसाइल स्ट्रेसेस को कंट्रोल करने के लिए हम रेनफोर्समेंट डालते हैं। हमें पता है कि कंक्रीट ये नहीं ले सकती, तो कौन सी चीज पे ये टेंसाइल स्ट्रेसेस लेगी? हम उसके लिए रेनफोर्समेंट डाल लेते हैं। तो रेनफोर्समेंट की वजह से क्या होता है कि आपका बीम जो है वो काफी लोड ले सकता है। ठीक है, अब मुख्तलिफ किस्म के कंडीशन राइज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक बीम में बनाता हूँ, ये एक बीम बन गया। ठीक है, बीम बन गया, ऊपर से लोड आ रहा है। ठीक है, बीम इस तरफ बेंड हो जाता है। ठीक है, जैसे ये बेंड हो जाएगा और इसमें अगर रेनफोर्समेंट नहीं है तो ये क्रैक हो जाएगा, नीचे से क्रैक आ जाएंगे, इसमें नीचे से क्रैक आ जाएगा और आपका कंक्रीट फेल हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम इस तरह करते हैं कि ये जो बीम था इसमें हम नीचे रेनफोर्समेंट डालते हैं, रेनफोर्समेंट डालते हैं, ऊपर से लोड आएगा। ठीक है, नीचे टेंसाइल स्ट्रेस आएगी और जो रेनफोर्समेंट है वो इस टेंसाइल स्ट्रेसेस को जो है वो मतलब सपोर्ट करेगी फिर। सही है ये। तो यहाँ पर जो स्ट्रेसेस आएंगे ना, तो ये स्ट्रेसेस कौन सपोर्ट करेगा? ये रेनफोर्समेंट जो हमने प्रोवाइड किए। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल कुछ कंडीशन इस तरह हो सकते हैं कि हमने जो बीम बनाया है, ठीक है, उस बीम में हमने रेनफोर्समेंट भी डाल दी, लेकिन ऊपर से वो लोड इतना ज्यादा आ रहा है कि मतलब वो रेनफोर्समेंट को भी फेल कर रही है, रेनफोर्समेंट को भी फेल कर रही है, और हम उससे ज्यादा रेनफोर्समेंट उसमें डाल नहीं सकते। अगर उससे ज्यादा रेनफोर्समेंट हम डालेंगे तो फिर मतलब वो हमारा कंक्रीट जो है ब्रिटल हो जाएगा, और हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारा कंक्रीट ब्रिटल हो जाए। हम डक्टाइल बिहेवियर को जो है मेंटेन रखेंगे। डक्टाइल बिहेवियर से हमें एक फायदा होगा कि जब भी हमारा बीम या स्लेब या कंक्रीट फेल होगा तो पहले उसमें बेंड आएगी, और बेंड से हमें मतलब वार्निंग मिलेगी, और वार्निंग के बाद हम मतलब अपनी उस जगह से जो है एस्केप कर सकते हैं, और फिर मतलब उसके कोलैप्स में कुछ टाइम होगा। लेकिन अगर इसको आप ब्रिटल बनाते हैं तो फिर क्या होगा कि आपका कंक्रीट लोड लेगा 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 और अचानक डस गिर जाएगा। सही है, तो आपको कुछ भी वार्निंग नहीं मिलेगी पहले से। ठीक है, तो अब इसकी कैपेसिटी, या फॉर एग्जांपल अगर आपने डायमेंशन अगर आपने मतलब आपको आप पर रिस्ट्रिक्शन है कि आपने डायमेंशन इससे ज्यादा नहीं रखने। हमें ये पता है कि हम डिप्थ जितना इंक्रीज करेंगे उतना ही ये बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा लेगी,
लेकिन हमारे पास मतलब रिस्ट्रिक्शन है कि हम ज्यादा डायमेंशन हम ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम ऐसे ऐसा काम करते हैं कि ये हमारा जो बीम था, यहाँ पर हम कुछ ऐसे रिइंफोर्समेंट डालते हैं, यानी जो टेंडेंस होते हैं, ये जो आपने देखे होंगे जो कि मतलब आप इसके बाद जो है सर्च करें प्रिस्टस कंक्रीट, ठीक है, वो यूट्यूब पे, तो आपको काफी वीडियो मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि हम इनको पहले से स्ट्रेस करते हैं, यानी इसको बाहर की तरफ खींचते हैं। जब इसको हम बाहर की तरफ खींचेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, सॉरी, तो जब हम इसको बाहर की तरफ खींचेंगे तो क्या होगा कि हमारा ये जो बीम है ये इस तरफ बेंड हो जाएगा, ये इस तरफ बेंड हो जाएगा, ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगा इस तरह। ठीक है, ठीक है, तो ये इस तरफ बेंड हो जाएगा। तो अब जब इसके के ऊपर से लोड आएगा, ठीक है, इसमें रिइंफोर्समेंट भी है, जब इस पर ऊपर से लोड आएगा तो क्या होगा कि पहले इस बेंड को जो है ये स्ट्रेट करेगी, ये बेंड खत्म होगी पहले। जब बेंड खत्म होगी फिर उसके बाद और लोड आएगा, तो फिर उसके बाद जो है वो इस तरफ बेंड होगा। और फिर उसके बाद अगर ये बेंड होता है तो मतलब आपने कैपेसिटी इंक्रीज कर दी। कैपेसिटी किस चीज से इंक्रीज कर दी, ये प्रेस्ट्रेसिंग से। प्रेस्ट्रेसिंग में आपने पहले आप इसको स्ट्रेस करते हैं, जहां पर मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आती है तो वहां पर आप टेंसाइल स्ट्रेसेस इंड्यूस करते हैं, और जहां पर टेंसाइल स्ट्रेसेस आती है तो आप पहले से उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इंड्यूस करते हैं। तो जब आप एक्चुअल लोड अप्लाई करेंगे तो एक्चुअल लोड से क्या होता है कि मतलब जिस जगह पर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आती है तो वो जगह पहले से टेंस है। तो पहले क्या होगा कि आपके टेंस को काउंटरएक्ट करेगा, उसके बाद फिर जो है कंप्रेशन में आएगा। और जिस जगह पर जो है टेंसाइल स्ट्रेसेस कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आती है तो वहाँ वो पहले से टेंस है, ठीक है ना। या जिस जगह पर टेंसाइल स्ट्रेसेस आती है तो वो जगह पहले से कंप्रेस है, ठीक है। तो ऊपर से जो लोड आता है वो पहले इस कंप्रेशन को काउंटरएक्ट करेगा, इसको स्ट्रेट बनाएगा, और फिर उसके बाद जो है मजीद लोड आएगा तो उसके बाद इसको टेंस करेगा, ठीक है ना। तो इससे आपने अपनी कंक्रीट की कैपेसिटी इंक्रीज कर दी। इस प्रोसेस का नाम है प्रीस्ट्रेसिंग, ठीक है। कंक्रीट इन विच इंटरनल स्ट्रेसेस आर इंटेंशनली इंड्यूस्ड इन अ प्लेन मैनर, मतलब हम अपनी तरफ से एक ठीक है, हम अपनी तरफ से ऐसे मतलब प्लान करते हैं ये स्ट्रेसेस, मतलब कि हमें जहां जहां पर जितनी स्ट्रेस रिक्वायर्ड होती है हम वो पहले से इंड्यूस करते हैं, ठीक है। देयर द स्ट्रेस रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम लोडिंग गेट काउंटर एक्टेड टू अ डिजायर्ड डिग्री, यानी वो काउंटर एक्ट हो जाएगा। जो ऊपर से जो स्ट्रेस आती है कंप्रेसिव, तो वो जगह पहले से टेंस है तो पहले क्या होगा कि स्टेंस को कंप्रेस करेगा, फिर उसके बाद मतलब स्टेंस को पहले खत्म करेगा, फिर उसके बाद कंप्रेशन आएगी ना। तो मतलब आपने अपनी बीम की या अपने स्लैब की या अपनी कंक्रीट की जो है कैपेसिटी इंक्रीज कर दी, ठीक है। इसका प्रीस्ट्रेस कंक्रीट in reinforced concrete member the pre-stress is commonly induced by tensioning the steel reinforcement known as tensions, ठीक है ना। अब अगर आपको इस चीज की समझ नहीं आती तो आप क्वेश्चन करें, अगर है कोई क्वेश्चन तो पूछे इस बारे में, प्रीस्ट्रेसिंग के बारे में। प्रीस्ट्रेसिंग इज एक्चुअली कि हम कंक्रीट में पहले से कुछ स्ट्रेसेस इंटेंशनली इंड्यूस करते हैं ताकि ऊपर से जो स्ट्रेसेस एक्चुअल स्ट्रेसेस आएंगे ना तो उसको काउंटरएक्ट करे, ठीक है। सर जी जी, पूछिए। सर ये बीम को हम पहले से कन्वेक्स शेप का डिजाइन कर सकते हैं, मेरे भाई इस जिस तरह है, तरह आप। मेरे भाई ये जो मैं आपको ये इसको ये जो डायग्राम में जो बेंड वगैरह लाता हूँ ना, तो एक्चुअली इस तरह बेंड नहीं होती। ये मैं एक्चुअली मेरा मतलब है कि स्ट्रेसेस है, यहाँ से आपको पता चलता है कि यहाँ पोटेंशियल स्ट्रेसेस है। तो ये जो बेंड में बनाता हूँ ना, तो इस तरह की बीम्स हम नहीं बनाते कि मतलब वो इतना ज्यादा बेंड होता है, यहाँ पर सिर्फ स्ट्रेसेस होते हैं जो मतलब, या मतलब थोड़ी बहुत बेंडिंग भी होती है, मतलब वो आप आई से डिटेक्ट मतलब हार्डली डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
या उस थोड़ा बहुत उसमें होगा। लेकिन आमतौर पर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं ना, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कभी आपने इस तरह की बीम देखी है कि वो इस तरह की जो है मतलब सेगिंग हालत में हो? नहीं, वो हम सिर्फ वो स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए वो शेप बनाते हैं। यानी ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रेसेस है, ठीक है। ग्राफिकली आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वो बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स और ये चीजें बनाते हैं। ठीक है सर। सही है ना, ये सिर्फ समझाने के लिए ताकि आप ग्राफिकली इसको समझ जाए, ठीक है। तो मतलब ये अब रिप्रेजेंट कर रही है स्ट्रेसेस, ठीक है सर। यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेसेस है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस है, ठीक है ना। ठीक है ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, फिर उसके दो टाइप्स है, प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग। in which tendons are in which tendons are stressed before pouring of concrete। यानी आप पहले जो फॉर्म वर्क बनाते हैं उसमें से ये टेंडन गुजारते हैं, यहाँ पर जैक लगा होता है, यहाँ पर जैक, इसको आप टेंस करते हैं। जब आप इसको टेंस करते हैं फिर क्या करते हैं, इसके बाद इसमें कंक्रीट डालते हैं। फिर कंक्रीट का 28 डेज के लिए उसका वेट करते हैं, जब वो मतलब उसकी स्ट्रेंथ अचीव हो जाए, फिर आप ये जैकिंग वगैरह हटाते हैं। जैसे ही आप जैकिंग हटाते हैं तो आप देखें इस कंक्रीट में इस तरह की बेंड आ जाती है, यानी ऊपर टेंशन आ जाती है, नीचे कंप्रेशन आती है। जब आप फिर इसको इंस्टॉल करते तो ऊपर से जब लोड आएगा तो पहले इस टेंशन को खत्म करेगा, फिर इसको कंप्रेशन मिलाएगा। वो नीचे पहले इस कंप्रेशन को खत्म करेगा, फिर उसके बाद टेंशन में आएगा। इस प्रोसेस का नाम है प्री टेंशन, यानी आप कंक्रीट डालने से पहले इस टेंडेंट को स्ट्रेस कर देते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप जो कंक्रीट डालते हैं तो उनमें से पाइप्स गुजारते हैं, कंडुएट उसको कहते हैं, डक्ट्स वगैरह गुजारते हैं, ठीक है। तो इन डक्ट्स को जो है आप एम्प्टी छोड़ देते हैं, पाइप्स होते हैं। जब आपका कंक्रीट हार्ड हो जाए, स्ट्रेंथ अचीव कर जाए, फिर उसमें से आप टेंडन गुजारते हो, टेंडन को फिर आप जैक करते हैं, तो जैक करते हैं और फिर उसको इनकर करते हैं, ठीक है। वो इसको मतलब टाइट करते हैं ताकि मतलब वो फिर लूज ना हो जाए। तो इसके बाद जो है इस कंक्रीट में आप जो है स्ट्रेसेस इंड्यूस करते हैं, टेंसाइल और कंप्रेसिव। इस प्रोसेस का नाम है पोस्ट टेंशनिंग। एक था प्री टेंशनिंग, दूसरा था पोस्ट टेंशनिंग, ठीक है। समझ आती है आपको? सर ये पोस्ट टेंशनिंग दोबारा समझाए। पोस्ट टेंशनिंग में इस तरह होता है कि जो कंक्रीट आपने करनी है, तो कंक्रीट पहले आप डालते हैं, लेकिन कंक्रीट जब आप डालते हैं ना तो उसमें से इस तरह के डक्ट्स वगैरह छोड़ते हैं, पाइप्स वगैरह डालते हैं इसमें, ताकि इसमें वो हालो स्पेस रहे दरमियान में, ठीक है। जब आपका कंक्रीट क्योर भी हो जाए, स्ट्रेंथ भी अचीव कर जाए ना, ये आपको ये साइड में जो है ये क्रॉस सेक्शन से आपको नजर भी आता है, ये नजर आप रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बना के देता हूँ, ये आपका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो इनमें से आप इस तरह के पाइप्स वगैरह डालते हैं, ठीक है। जब आपका कंक्रीट मतलब हार्ड हो जाए, फिर इनमें से जो है आप इन पाइप्स में आप टेंडन गुजारते हैं, ये जो आपको ब्लैक नजर आ रहा है, टेंडन गुजारते हैं, फिर आप इसको जैक करते हैं और इसको स्ट्रेस करते हैं। तो इस प्रोसेस का नाम है पोस्ट टेंशनिंग प्रोसेस, सही है। यस सर। अच्छा जी, ये था रिटेंशनिंग, ठीक है, और पोस्ट टेंशनिंग, ठीक है। प्रीस्ट्रेस कंक्रीट के बारे में हमने पढ़ा। अब कुछ एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज, ये द टर्म एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स एंड प्रैक्टिस that encompass the latest development in materials and technology, design, procedure, quality, quantity surveying, facility management services, structural analysis and design and management studies, ठीक है। दिन ब दिन जो है हम हमारे पास जो है हम मतलब डिफरेंट रिसर्च करते हैं, लेबॉरेटरी रिसर्च करते हैं, सही है। और हम उसमें दिन ब दिन जो है कुछ इम्प्रूवमेंट लाते हैं, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी जो है इंट्रोड्यूस करते हैं कंक्रीट में, सही है। किस मकसद के लिए का मतलब जो हमारे मतलब हम जितना भी मॉडर्न लाइफ में जाते हैं ना, तो उतनी ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी की या टेक्निक्स की भी जरूरत होती है। फिर जिस तरह मैंने आपको बता दिया ना कि पहले कंक्रीट भी नहीं होता था, पहले सीमेंट भी नहीं होता था, फिर सीमेंट जो है इंट्रोड्यूस हो गया, वो कुछ मतलब न्यू उसमें इम्प्रूवमेंट आ गई। फिर हम हाथ से मिक्स कर देते, फिर मिक्सिंग मशीन आ गई,
फिर हम किस तरह क्योरिंग करते हैं। अब क्योरिंग की जो है मतलब 28 डेज की क्योरिंग की जो स्ट्रेंथ है वो आप एक दिन में जो है अब अचीव कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट की जो मतलब मॉडर्न टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस है जो हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। तो ये इनकॉर्पोरेटिंग एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक इनटू प्रैक्टिस कैन इंक्रीज लेवल ऑफ क्वालिटी, ताकि हमारा क्वालिटी जो है इंक्रीज हो जाए, इफिशिएंसी, सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी एंड वैल्यू ऑफ मनी, और हम जो हमारी इकोनॉमी हम उसको सेफ बना सके। अब प्रीस्ट्रेस कंक्रीट से हमने कितना इकोनॉमी जो है यानी कितना मटेरियल हम उसको उसके जरिए बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको फॉर एग्जांपल 36 या 30 फॉर एग्जांपल 36 इंच की बीम की जरूरत है डेप्थ की, तो जब आप इसको प्रिस्टस बनाते हैं तो वो आप 12 इंचेस के बीम से भी कर सकते हैं। फिर वही वही कैपेसिटी आप 12 इंच के बीम से जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। सही है। तो ये किस टेक्नोलॉजी से? ये प्रिस्टस टेक्नोलॉजी से। ठीक है। तो मतलब ये आप मतलब बहुत ज्यादा जो है मतलब आप इफिशिएंसी ला सकते हैं कंक्रीट में। However, there is often a conflict between traditional industry method and innovative new practice, and this is often blamed for the relatively slow rate of technology transfer within the industry. ठीक है। काफी मतलब हम तो काफी पीछे हैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से। अगर आप चाइना देखे, यूएसए देखे या ऐसे मुख्तलिफ कंट्रीज देखे ना, तो वहाँ पर जो है एक ही रात में, एक ही दिन में मतलब वो पूरा जो है वो बिल्डिंग भी बना लेते हैं। मतलब वो इतना तेज तेज है, ब्रिजेस बनाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के पेवमेंट बनाते हैं, एक ही मतलब चंद आवर्स में वो सारा चीज प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। ठीक है। लेकिन हम हमारा यहाँ पर क्या है कि हम मतलब हमारे गांव में खुद एक जो ब्रिज बन रही है ना, एक छोटी सी मतलब नाली से मतलब एक नहर सा है उसके ऊपर, तकरीबन 4 साल हो गए उसके, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है ना। तो हम मतलब कितना पीछे है टेक्नोलॉजी कितना। दूसरा ये है कि हम मतलब सब जो है खराब है ना, बस नहीं होता काम में भी नहीं होता इसका। ठीक है। The adoption of advanced construction technology requires an appropriate design commitment from the whole project team, suitable procurement strategies, good quality control, appropriate training and care for commissioning। सही है। मतलब आपने जब एडवांस टेक्नोलॉजी लाते हैं तो इसके लिए आपने ये चीज़ें मतलब जो है इंश्योर करनी है, ताकि मतलब आपका जो है डिज़ाइन भी अप्रोप्रिएट हो, कमिटमेंट टू द वर्क हो। ठीक है। और जो प्रोक्योरमेंट है मतलब सही तरीके से वो भी हो जाए, गुड क्वालिटी कंट्रोल भी हो, मतलब सारी चीज़ों का आपने खुद ख्याल रखना है। फिर सही। तो ये आप लोगों का असाइनमेंट होगा कि आप थोड़ा सा एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पे थोड़ा सा रिसर्च करें और देख लें कि मतलब कौन कौन सी एडवांसमेंट जो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी में इंट्रोड्यूस हो चुकी है, और उसकी जो है मतलब क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसानात है, वो सारी चीज़ें आप पर मैं छोड़ देता हूँ। आप कुछ रिसर्च पेपर पढ़ लें, उससे जो है कुछ आइडिया जो है आप ले लें।